लास्ट लेक्चर में हमने JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और ऑलिबो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो आगे ये सब चीज़ें डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे कि लास्ट JKPSI का एग्जाम हुआ था तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन कॉन्सेप्ट वाइज आई थी, तो डिटेल में स्टडी करना इज़ इंपॉर्टेंट। सो हियर आर द शेड्यूल्स, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू पार्ट्स एंड देन द सेक्शंस, क्योंकि सबसे कम शेड्यूल्स थे इसलिए पहले शेड्यूल लाए हैं, उसके बाद पार्ट्स आएंगे एंड देन 103 सेक्शंस हैं तो उनको आराम से डिस्कस करेंगे। उसके बाद MCQ आएंगे JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के। और अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, PDFs, लेक्चर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। प्लस अगर आपको किसी भी तरह की अपडेट चाहिए अबाउट ऑल इंडिया एग्जामिनेशन और JKSSB का जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आता है, इफ़ यू वांट टू नो ऑल अबाउट दैट, आप मेरे ब्रदर का चैनल है लर्न विद वरुण, यू कैन फॉलो दैट चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। पहले तो स्केड्यूल्स कितने हैं हमने पढ़ा था, पार्ट्स 14, स्केड्यूल सेक्शंस 103 हैं और स्केड्यूल 5 हैं। ठीक है, सबसे पहले स्केड्यूल पे इसलिए आई हूँ क्योंकि दो टॉपिक ऐसे हैं, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एंड पंचायती राज एक्ट, जो बहुत ज़्यादा लेंथी हैं, क्वेश्चन भी डेफिनेट है, वहाँ से आना ही आना है, 4 मार्क्स तो आपके बनते हैं, तो इसीलिए हम कम से शुरू करेंगे, देन पार्ट्स एंड देन सेक्शन। ठीक है, कि इजी रहे। एंड एक लास्ट में मैं क्रक्स वीडियो लाऊंगी जिसमें थोड़ा इलस्ट्रेशंस के साथ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 स्केड्यूल्स हैं। पहले स्केड्यूल में क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। अब काउंसिल क्या है, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा की सीट्स की एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ किस UT को है, दैट इज UT ऑफ JNK। क्वेश्चन आता है राज्यसभा की सीट्स, आप UT ऑफ JNK, UT ऑफ लद्दाख, तो UT ऑफ JNK इज द आंसर। कितनी सीट्स हैं, तो 4 सीट्स। अगर राज्यसभा की बात करें तो 4 सीट्स जो हैं वो JNK UT को दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्केड्यूल में क्या मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इसमें क्या आता है, लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा की जो सीट्स हैं दैट आर एलोकेटेड टू द UT ऑफ JNK एंड द UT ऑफ लद्दाख। अब कितनी नंबर ऑफ सीट्स एलोकेट हुई हैं वो पेपर में बहुत बार आया है। पहले तो कितनी सीट्स हैं, टोटल 6 हैं, टोटल इज 6, जिसमें से 5 दी गई हैं JNK को और 1 दी गई है UT ऑफ लद्दाख को। दिस नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको चाहे ऐसे लिख लेना, राज्यसभा में 4 सिर्फ JNK UT को जो मिली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एंड लोकसभा में टोटल थी 6, जिसमें से 5 मिली हैं JNK UT को और 1 एलोकेट हुई है लद्दाख UT को। इसको शॉर्ट इस तरह से लिख लेना। देन थर्ड स्केड्यूल, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, UT ऑफ JNK कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हुई, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फोर्थ स्केड्यूल में ओथ और एफर्मेशंस की बात हो रही है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे राज्यसभा, लोकसभा, जब कोई भी MP बनता है, MLA बनता है, कुछ भी बनता है तो ओथ लेते हैं ना। ओथ और एफर्मेशन में क्या डिफरेंस है, ओथ वो लेते हैं जो रिलीजन, धर्म को मानते हैं, तो वो गीता की कसम, कुरान की कसम, इस तरह से बोलते हैं। बट एफर्मेशन उन लोगों के लिए है जो धर्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एफर्मेशन होता है। अगर वैसा कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठता है, उसको एफर्मेशन दिलाते हैं जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता है। ओथ हो गया जो रिलीजन को फॉलो करता है, एंड एफर्मेशन जो रिलीजन को फॉलो नहीं करता है, देन वो प्रोसीड करते हैं अपने पद पे। फिफ्थ स्केड्यूल, सेंट्रल लॉज जो एप्लीकेबल होंगे टू द UT ऑफ JNK एंड लद्दाख। कुछ सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए, कुछ स्टेट लॉज एप्लीकेबल हुए। देन स्टेट लॉज को रिपील किया गया। ठीक है, और कुछ स्टेट लॉज जो हैं अभी भी फोर्स में हैं, यानी कि जो 370 था ना, ये कोई पूरा उसको हटा थोड़ी ना दिया, उसका कंटेंट चेंज किया है। ठीक है, कंटेंट बदला है। कुछ स्टेट लॉज अभी भी हैं, कुछ हटा दिए गए, कुछ चल रहे हैं, कुछ सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए हैं, और ये सारा फिफ्थ स्केड्यूल में मेंशन है। तो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे 14 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो हर एक पार्ट को एक एक करके आराम से डिस्कस करना है। ठीक है, पार्ट 1 में 2 चीज़ें, क्या, प्रिलिमिनरी एंड डेफिनेशन। अब पार्ट 1 किस लिए था,
कभी कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में होती है तो वो क्या होती है, उस चीज़ को समझाने के लिए फाउंडेशन बेस कि जब तक आपको जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कुछ टर्म्स नहीं बताऊंगी, इलेक्शन कमीशन क्या है, एलजी क्या है, एलजी को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, एलजी का क्या रोल है, देन एलजी फर्दर किनको प्रोसेस में लाते हैं, ठीक है, या फिर आर्टिकल्स क्लियर नहीं होंगे, आपको डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, तो आपको ये एक्ट आगे फर्दर जो सेक्शंस हैं वो समझ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने किए थे स्केड्यूल्स। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स। पार्ट्स से जैसे फर्स्ट पार्ट है उसमें डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, फिर आगे आगे जैसे 14 पार्ट तक आएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द 103 सेक्शंस, तो उनको समझना फिर आसान हो जाएगा, ठीक है। प्रीलिमिनरी में क्या लिखा गया है, प्रीलिमिनरी मतलब जो पहले आता है, जो पहले आता है मतलब उसमें डेफिनेशन होगी, उसमें बेसिक चीज़ें होंगी, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन है तो उसका प्रीलिमिनरी होता है, दैट द फर्स्ट स्टेज ऑफ दैट एग्जामिनेशन, ठीक है, जो फाउंडेशन होती है, बेस होती है, जिससे फिर आगे फ्यूचर की चीज़ें क्लियर होती हैं। तो प्रीलिमिनरी आ गया जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसमें उसकी डेफिनेशन दी गई है सिंपल। फिर सेकंड में डेफिनेशंस है और क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जे.एन.के यूटी, फिर जो एससी एसटी का मतलब वर्णन या उल्लेख किया गया है सेक्शंस में, ठीक है, कि एससीज का क्या मतलब क्राइटेरिया रहेगा, एसटी शेड्यूल ट्राइब्स का क्या रहेगा, तो वो वही एससी एसटीज़ की बात कर रहे हैं जो आर्टिकल 341 ऑफ एससीज एंड 342 ऑफ एसटी। जब भी लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना, एससी एंड एसटी, तो यहाँ था आर्टिकल 341 एंड 342, तो यानी कि जो एससी 341 आर्टिकल में है और जो एससी 342 आर्टिकल में है, उन्हीं एससीज की यहाँ पे एससी एसटी की बात हो रही है। एलजी जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, इस चीज़ को आप हमेशा याद रखना। पहले आ गया आपके प्रेसिडेंट, कौन थे प्रेसिडेंट उस टाइम पे, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। करंट में प्रेसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें अगर किसी को पता है तो वो लिख सकते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में प्रेसिडेंट के बारे में करंट चीज़ें डिस्कस करूँगी। अब प्रेसिडेंट ये इसी तरह से बना लेना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एलजी को और एलजी अपॉइंट करते हैं एडवोकेट जनरल को। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एलजी किसको अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करते हैं और किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट आ गए रामनाथ कोविंद, एलजी है मनोज सिन्हा, ठीक है। इनसे पहले गवर्नर कौन थे, सत्यपाल मलिक, जब प्रेसिडेंट रूल लगा। एडवोकेट जनरल होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ यूटी, ठीक है। अब क्या चीज़ें पढ़नी है कि प्रेसिडेंट किनको अपॉइंट कर रहे हैं, एलजी किनको कर रहे हैं और किन किन आर्टिकल्स के तहत अपॉइंटमेंट हो रही है, वही पेपर में आता है। ट्रांसफर्ड टेरिटरी मतलब कि पहले स्टेट थी, अब वो शिफ्ट हो गया है इनटू यूटी। इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पेपर में आया हुआ है और ये भी आया है कि जो एलजी है वो अपॉइंट हो रहे हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने एलजी को अपॉइंट किया था अंडर आर्टिकल 239। ये मैंने बताया था कैसे याद रखना है, 2 के बाद क्या आता है 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9, तो 239 आर्टिकल आ गया एलजी। और पंचायत वाला कैसे बताया था, जे.एंड.के पंचायत में जो आर्टिकल है वो है 243, यानी 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4 और 4 - 1 इज़ इक्वल टू 3। अगर किसी को इस तरह से याद रखना ईजी लगता है, इट्स ओके फाइन, अदरवाइज आप सिंपल वे में याद रख सकते हो, तो मुझे इस तरह से लगा तो मैंने बता दिया, ठीक है। ये जे.एंड.के पंचायती राज एक्ट का है 243, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करें एलजी को, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये 3 चीज़ें। प्रेसिडेंट एलजी को अपॉइंट करें अंडर आर्टिकल 239, 2 के बाद 3 × 3 इज़ 9। उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम क्या करते हैं कि ये पढ़ लेते हैं, आर्टिकल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन ये आ जाता है कि इलेक्शन कमिश्नर को किसने अपॉइंट किया और कौन से आर्टिकल के तहत, हम आर्टिकल 239 लिख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है। पूरा याद रखना है, प्रेसिडेंट ने एलजी को अपॉइंट किया 239 आर्टिकल के तहत एंड इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 324, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पार्ट 1 की। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। पार्ट 1 में सेक्शन 1 इज जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एंड द सेकेंड वन टॉक्स अबाउट द डेफिनेशंस। तो पार्ट 1 में आ गई 2 सेक्शंस,
पढ़ ली हमने। और 70th ईयर ऑफ रिपब्लिक कैसे, क्योंकि 1949 में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो इनैक्ट या इन्फोर्स हुआ था, यानी लागू हुआ था। और आज़ादी से पहले कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी ताकि वो क्या बनाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वो हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन आज़ादी से पहले, देन आज़ादी, और फिर 1949 को, ठीक है, क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। इनैक्ट और इन्फोर्स, दिस टू टर्म्स आर द सेम, इनैक्ट और इन्फोर्स, यानी काम में आना, लागू होना। और 2019 में ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक होते हैं 70 साल। तो 70th ईयर ऑफ रिपब्लिक। नाउ कमिंग टू द पार्ट सेकेंड, कितनी सेक्शंस हैं, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 3 से 7 तक इसकी सेक्शंस हैं, इस तरह से मेंशन होता है, ये रोमन नंबर्स में मेंशन होता है। ठीक है, थर्ड सेक्शन में यूटी ऑफ लद्दाख फॉर्म कारगिल एंड ले विदाउट लेजिस्लेचर, यानी कि उसका कोई भी अपना लॉ नहीं होगा किसी भी तरह का, मतलब जैसे लद्दाख है, ठीक है, उसका विदाउट लेजिस्लेचर, मतलब वहाँ पे लॉ खुद का नहीं है। लद्दाख में सेंटर रोल प्ले करती है, लद्दाख सेंटर के अंडर आता है। विदाउट लेजिस्लेचर मतलब कोई अपनी लॉ मेकिंग बॉडी नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, कोई लॉ खुद का नहीं बन रहा है, कोई रेगुलेटिंग बॉडीज़ नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक एलजी अपॉइंट कर दिए गए हैं और उन एलजी के ऊपर सारा रोल किसका है, सेंटर का। वहीं पे सेक्शन 4 बात करता है यूटी ऑफ जे.एंड.के विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, जहाँ पे विद लेजिस्लेचर है। ठीक है, यहाँ पे लॉ बनते हैं। ओके, फिफ्थ सेक्शन जो गवर्नर है स्टेट का, जो जैसे सत्यपाल मलिक थे, उनके बाद कौन आए थे कमेंट सेक्शन में बताइए। और फिर उनके बाद आए हैं कौन, मनोज सिन्हा। गिरीश मुर्मू थे, उसके बाद आए मनोज सिन्हा। ठीक है, तो एलजी जो है वो जे.एंड.के यूटी में भी हैं और लद्दाख में भी हैं। और एलजी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239। इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 324। वेरी इंपॉर्टेंट, 6th अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईसी मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब फर्स्ट शेड्यूल बात करता है स्टेट्स की। ठीक है, अब जे.एंड.के स्टेट तो रहा नहीं, लद्दाख स्टेट तो रही नहीं, तो उनकी एंट्रीज क्या करनी थी, डिलीट करनी थी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो स्टेट्स के बारे में बताता है। तो एंट्री 15 में जे.एंड.के का मेंशन था, तो एंट्री 15 फर्स्ट शेड्यूल से हो गई डिलीट। तो जब 15वीं डिलीट हुई तो जो 16 से 29 थी उनकी क्या हुई, रीनंबरिंग हुई। तो 16th वाली हो गई 15th और 29th वाली हो गई 28, क्योंकि 15 में जे.एंड.के का मेंशन था वो हमें डिलीट कर दिया, तो 16 वाला फिर 15 पे आ गया, 17 वाला 16 पे आ गया, 18 वाला 17 पे आ गया, और इस तरह से नंबरिंग हो गई। एंट्री 15 हो गई डिलीट और 16 से जो 29 तक थे वो ऊपर आ गए। ठीक है, नंबरिंग ऊपर आ गई उनकी, यानी 16वां 15वां बन गया, 17वां 16वां बन गया, 18वां 17वां बन गया। दोबारा देख लेना वीडियो बैक करके। एंट्री 15 डिलीट है यहाँ पे, और 16 से 29 हो गया, 15 से 28 री नंबरिंग। और जो यूटीज़ का मेंशन था वो पार्ट सेकंड में यूटीज़ थी, तो 8th पे दिया जे.एंड.के को नंबर, 9th यूटी दे दिया लद्दाख को नंबर। देन 7th में है सेविंग पावर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के, यानी कि ऊपर ये जो 3 से 6 सेक्शंस हैं इनके जो भी होता रहता है, बट इसका कोई भी प्रभाव जो है गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के पे नहीं पड़ेगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में हम कवर अप करेंगे। वीडियो रिप्ले करके देख लेना, ठीक है, ताकि इजीली समझ आए। आराम से पार्ट्स करने हैं, देन सेक्शंस पे मूव ऑन करना है। आज हमने स्केड्यूल्स पढ़ लिए, इनको अच्छे से 2-3 बार देख लो, 2 पार्ट्स हैं, देन 4-4 पार्ट्स आएंगे और फिर लास्ट में सेक्शंस पे हम मूव ऑन करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए गए हैं, यू कैन फॉलो ऑल द लिंक्स ओवर देयर एंड विजिट ऑल दोज लिंक्स। अगर वैल्यूएबल लगते हैं तो डू सब्सक्राइब देम। ठीक है, थैंक यू सो मच।